गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है माउंट बेटन प्लान और इसी पर बातचीत करूंगा। और सबसे पहले थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बता देते हैं। तो कल मैंने बताया था कैबिनेट मिशन के बारे में, और कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आता है और उसमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के 3 मंत्री थे। एक तो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर। यह 3 व्यक्ति जो है क्लीमेट एटली ब्रिटेन के उस टाइम लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे। चर्चिल को हरा करके प्रधानमंत्री बने थे लेबर पार्टी के, और वो जो है संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए भारत में जो संवैधानिक गतिरोध चल रहा था, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच और सबसे ज़्यादा उपद्रव जो है, सांप्रदायिक दंगे जो है, वो मुस्लिम लीग के माध्यम से चल रहे थे। और ये 1940 से जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत मुस्लिम लीग अर्थात जिन्ना के मन में बैठ गया था, और जिन्ना ने ऐसा शुरू कर दिया था और वो उसी काम में आगे बढ़ते जा रहे थे। जब ये कैबिनेट मिशन भारत आता है तो इसके 3 मेन पॉइंट थे। पहला तो था कि भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करना, दूसरा था संविधान सभा का गठन, और तीसरा पॉइंट था अंतरिम सरकार का गठन। 3 कामों के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था और तीनों कामों को कैबिनेट मिशन ने काम भी किया तीनों पर। और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। और यहाँ पर आते हैं कैबिनेट मिशन भारत में आता है, और वो भारत के सभी क्षेत्रों में जो है वो घूमता है। और उसमें जो है देसी रियासतें, ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत, फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख महासभा, इंडियन लेबर पार्टी, सब से वो मिलते हैं। और उसके बाद फिर जो है जब मिलते हैं तो संविधान सभा के गठन की बात आती है, और उसमें जो है 389 पद जो है वो रखे गए कि 389 पद होंगे। और ये पद कहाँ से आए? ये आए कि उस समय भारत की जनसंख्या 38 करोड़ 90 लाख थी। 38 करोड़ 90 लाख जनसंख्या थी। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक संविधान सभा का मेंबर चुना जाना था। और इस तरीके 389 पद वो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या हुई, निश्चित की गई। और उनमें जो है 292 पद जो है वो हुआ देसी रियासतों से, नहीं, 292 पद जो है वो हुआ था ब्रिटिश भारत क्षेत्र से। जो 11 प्रांत ब्रिटिश भारत के थे वहां से 292 पद, और 4 क्षेत्र जो है 4 संख्या थी वो कमिश्नरी क्षेत्र का था। और जो 93 पद था, जो 93 जगह थी, यह 93 संख्या थी देसी रियासतों की। 93 संख्या देसी रियासतों की, 292 ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों से और 4 जो है कमिश्नरी के क्षेत्रों से, कुल जो है 389।
और यह जो है ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र था वहां से अप्रत्यक्ष तरीके, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं, अप्रत्यक्ष तरीके जो है 292 सदस्यों का चुनाव हुआ और जो रियासतें थी वहाँ से मनोनीत मेंबर आए और फिर जो है संविधान सभा बनती है और यह संविधान सभा जो है, संविधान सभा का गठन जो है वह जुलाई 1946 में हो जाता है। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हो जाता है और इसमें पूर्ण बहुमत के रूप में थी कांग्रेस और जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगी, बहुमत में रहेगी, उसी के आधार पर सरकार का गठन होगा और उसी के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन भी होगा। तो जब मुस्लिम लीग को पता चला कि सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो कांग्रेस की है, तो मुस्लिम लीग को जो है वहाँ पर उसने विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको लग गया कि हमारे फेवर का संविधान नहीं बनेगा बल्कि कांग्रेस के फेवर का संविधान बनेगा। और संविधान सभा की सबसे पहले बात अगर किसी ने किया था तो M.N. राय, मानवेंद्र नाथ राय 1934 में उन्होंने संविधान सभा की बात की थी कि भारत का एक संविधान होना चाहिए और वह एक साम्यवादी विचारक थे। तो यहाँ पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन होता है और संविधान सभा की प्रथम जो है वह अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को वो बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तब वह वहाँ से संविधान निर्माण की बात जो है वहाँ से शुरू हो जाती है और बहुत सारी बैठकें होती हैं और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगता है भारत का संविधान बनने में। 63,97,729 रुपये लगे थे भारतीय संविधान बनने में। और अब हम लोग देखते हैं कि अंतरिम सरकार की बात आई और अंतरिम सरकार की जब बात आई तो मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में भाग लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं अंतरिम सरकार में भाग नहीं लूंगा। और यहाँ देखिए अंतरिम सरकार जब बनती है तो वहाँ पर 14 पद निर्धारित किए गए कि 14 संख्या होगी अंतरिम सरकार की। और चूंकि जब संविधान सभा में कांग्रेस की संख्या ज़्यादा है तो इस आधार पर बहुमत में है, इस आधार पर अंतरिम सरकार भी कांग्रेस की ही बननी चाहिए क्योंकि उसकी पूर्ण बहुमत थी। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक बात और देखें। 6 अगस्त 1946 को वेवेल द्वारा, जो कि वो समय वायसराय था लॉर्ड वेवेल, उसने जो है अंतरिम सरकार बनाने के लिए पंडित नेहरू को आमंत्रित किया। अंतरिम सरकार बनाने के लिए पंडित नेहरू को आमंत्रित किया क्योंकि नेहरू जो है उस समय एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभर चुके थे। और यहीं पर पृथक राष्ट्र की बात जिन्ना ने कह दिया था। जिन्ना ने कहा था कि पृथक राष्ट्र के अलावा हम कुछ भी नहीं मानेंगे। और फिर जो है 12 अगस्त 1946 को नेहरू ने अंतरिम सरकार बनाना स्वीकार कर लिया। 12 अगस्त 1946 को
नेहरू ने अंतरिम सरकार बनाना स्वीकार कर लिया और फिर जो है 16 अगस्त 1946 को जब उन्होंने कहा स्वीकार कर लिया, तब मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 का डायरेक्ट एक्शन अर्थात प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस उसने मनाना शुरू किया। इसका मतलब अब वो डायरेक्ट मोड एक्शन में आ गई और हिंदू मुस्लिम दंगे जो है जहाँ जहाँ मुस्लिम जनसंख्या थी वहाँ पर जो है मुस्लिम दंगे सांप्रदायिकता बढ़ जाती है और दंगे शुरू हो जाते हैं। जैसे बंगाल और आपका जो है उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र का जो क्षेत्र था, असम का सिलहट, इन स्थानों पर भयानक मात्रा में जो है दंगे शुरू होते हैं और उसमें जो है बहुत सारे हिंदू वर्ग के लोग मारे गए थे, उनकी जनधन की हानि हुई थी। फिर जो है हम देखते हैं 24 अगस्त 1946 को नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। 24 अगस्त 1946 को नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार की घोषणा की गई और जब उन्होंने घोषणा किया तो लीग ने पहले ही मना कर दिया, जबकि बात 14 संख्या निर्धारित की गई थी और उसमें 6 पद पर कांग्रेस के मंत्री बनते और 5 पद मुस्लिम लीग को दिए गए थे, 1 पद ईसाई प्रतिनिधि के लिए, 1 पद सिख प्रतिनिधि के लिए और 1 पद पारसी प्रतिनिधि के लिए दिए गए थे और टोटल हुआ 14 पोस्ट। और उसमें जो है गांधी जी ने नेहरू पर दबाव दिया कि जिन्ना को, मुस्लिम लीग को जरूर अंतरिम सरकार में शामिल करें, लेकिन नेहरू के कहने पर भी जिन्ना ने अंतरिम सरकार में शामिल होना स्वीकार नहीं किया। जब उन्होंने शामिल होना नहीं स्वीकार किया तब अंतरिम सरकार का अध्यक्ष जो था वह था वायसराय और वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। और वायसराय जो है अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हो सकता था। तब जो है अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष के रूप में नेहरू थे और नेहरू जो है वो नेहरू के पास पद आता है और वो जो है राष्ट्रमंडल विदेशी मामले, यह जो है नेहरू के पास आता है, वह कार्यभार नेहरू लेते हैं। फिर सरदार पटेल दूसरे नंबर के कांग्रेस में दिग्गज लीडर के रूप में थे और उनको जो पद मिला वह मिला गृह मंत्री का और सूचना, गृह एवं सूचना जो पद था उसके मंत्री बनते हैं सरदार पटेल। और तीसरे नंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिग्गज लीडर तीसरे रूप में, और उन मंत्री बनते हैं खाद्य एवं कृषि मंत्री। और चौथे नंबर पर राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर राजगोपालाचारी। फिर जो है C.H. भाभा पारसी संप्रदाय से थे और उनको जो है वो पद दिया गया खान एवं ऊर्जा विभाग। फिर जो है बाबू जगजीवन राम, उनको अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री उनको श्रम मंत्रालय दिया गया। फिर आगे आसफ अली को रेलवे विभाग दिया गया।
आसफ अली को रेलवे विभाग और बलदेव सिंह सिख संप्रदाय से थे और उनको जो है डिफेंस मिनिस्टर जॉन मथाई क्रिश्चियन संप्रदाय से थे, ईसाई धर्म से थे और उनको जो है उद्योग मिनिस्टर बनाया गया। और जब जैसा कि मैंने पहले बताया कि 14 पद जो इसमें निश्चित किए गए थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने मना कर दिया, तो 12 पदों पर ही यह मंत्री बनते हैं, केवल 12 स्थानों पर। बाद में कहते हैं कि वेवेल ने मोहम्मद अली जिन्ना को भड़काया और मोहम्मद अली जिन्ना से कहा कि आप जो है, हाँ ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखें कि जब ये अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है, लेकिन अंतरिम सरकार कार्य नहीं कर पाती है, और उसका कारण था नेहरू की हठ धर्मिता। नेहरू अपनी बात के आगे किसी की बात नहीं मानते थे और एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, जिसके कारण यह अंतरिम सरकार कार्य नहीं कर पा रही थी। और फिर जो है वेवेल जो है वह मोहम्मद अली जिन्ना से मिलते हैं और कहते हैं कि आप जो है अंतरिम सरकार में शामिल होइए। तो जिन्ना ने कहा कि हम द्विराष्ट्र के अलावा किसी भी बात पर हम नहीं मानेंगे, हमको एक देश अलग चाहिए और वह देश हमारा पाकिस्तान होगा। इस शब्द को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था चौधरी रहमत अली, और जिसने पाकिस्तान शब्द दिया था। तो उसी पर वायसराय लॉर्ड वेवेल जो है जिन्ना को डांट के कहते हैं कि आप बाहर कुछ नहीं कर सकते, अगर आप पाकिस्तान की मांग चाहते ही हैं तो आप अंतरिम सरकार में शामिल होइए और फिर जो है वहाँ पर आप कार्य करिए, वहाँ से आपको अलग देश मिल सकता है। और जिन्ना वायसराय लॉर्ड वेवेल के भड़काने पर जो है जिन्ना जो है अंतरिम सरकार में शामिल होते हैं। और चूँकि जिन्ना ने पहले ही कह दिया था कि जो अंतरिम सरकार होगी उसमें मुस्लिम प्रतिनिधि अंतरिम सरकार में केवल और केवल मुस्लिम लीग की तरफ से ही जाएंगे। जब उसने ऐसा कहा तो जो कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम वर्ग के प्रतिनिधि अंतरिम सरकार में शामिल थे तो उनको निकालना पड़ा। और तब फिर जो है उसमें जो है चूँकि वेवेल ने कहा था कि जैसे आपको मुस्लिम वर्ग के प्रतिनिधि रख करके अंतरिम सरकार में कांग्रेस कार्य कर रही है, तो आप भी एक दांव खेले और उस दांव को मुस्लिम लीग ने खेला भी। और मुस्लिम लीग ने किस तरीके खेला कि एक एससी संप्रदाय के व्यक्ति थे जोगेंद्र नाथ मंडल, उनको जो है जिन्ना ने अपने लीग की तरफ से उनको जो है अंतरिम सरकार में शामिल करते हैं। और उसमें एक आते हैं जोगेंद्र नाथ मंडल और दूसरे आते हैं आई चुंदरीगर, आई चुंदरीगर, इनको वाणिज्य मंत्रालय, जोगेंद्र नाथ मंडल और लियाकत अली को वित्त मंत्रालय मिलता है। लियाकत अली को वित्त मंत्रालय मिलता है। गजनफर अली खां को स्वास्थ्य मंत्रालय मिलता है। यह मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि।
आई चुंदरीगर वाणिज्य, जोगेंद्रनाथ मंडल, लियाकत अली वित्त, गजनफर अली खां को स्वास्थ्य मंत्रालय। और यह जो है 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होती है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो अब देखें आप लोग कि 26 अक्टूबर 1946 को जो है मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होती है। फिर आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर अब अंतरिम सरकार का जब गठन हो गया, लेकिन किसी भी मुद्दे पर जो है मुस्लिम लीग चूंकि शामिल हो गई और कांग्रेस, तो किसी भी मुद्दे पर वो लोग लड़ने लगते थे और काम सही से नहीं चल पाता था जो काम चलना चाहिए। और ये सब बातें लॉर्ड वेवेल के माध्यम से, भारत सचिव के माध्यम से क्लीमेट एटली को पता चलती है। यहाँ की स्थिति पोजीशन जो कंट्रोवर्सी चलती है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अंतरिम सरकार के तहत, तब जो है यह बात कैबिनेट क्लीमेट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो उनको जो है बहुत बुरा लगा और उनको ये लगा कि कहीं न कहीं लॉर्ड वेवेल असफल हो रहे हैं। और तब जो है लॉर्ड वेवेल को क्लीमेट एटली ने वापस बुला लिया और लॉर्ड वेवेल के स्थान पर एक बहुत ही माइंडेड पर्सन और कुशल डिप्लोमेटिक लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना करके क्लीमेट एटली ने भेजा। और एटली ने कहा कि माउंटबेटन आप भारत जाओ और यूं जो है सत्ता जो है वो भारतवासियों को सौंप करके और जल्दी से वापस आइए। और चलते वक्त कान में जो है क्लीमेट एटली ने माउंटबेटन के कान में कहा था कि आप जो है भारतीयों को जल्द से जल्द सत्ता सौंप दें। हाँ, एक बात और आप लोग ध्यान दे लें, जब वेवेल जो है असफल हो जाते हैं, तब ब्रिटेन में क्लीमेट एटली ने कहा था 20 फरवरी 1947 को एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक हर हाल में अंग्रेज भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेट एटली ने ब्रिटेन में कहा कि जून 1948 तक हर हाल में अंग्रेज भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। और इसी के निमित्त क्लीमेट एटली ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा था। और जब भारत भेजा, मई 1947 में जो है वह माउंटबेटन को भारत भेजा था। और माउंटबेटन भारत आते हैं तो माउंटबेटन ने पूरे भारत का दौरा किया, कांग्रेस से मिले, मुस्लिम लीग से मिले, देसी रियासतें, कमिश्नरी क्षेत्र और ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों में, और जो भी दिग्गज लीडर थे, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
सरदार पटेल, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू सबसे माउंटबेटन भारत में आकर मिलते हैं। और माउंटबेटन के बचपन का नाम था डिकी बर्ट। माउंटबेटन के बचपन का नाम था डिकी बर्ट, और डिकी बर्ट इस माउंटबेटन प्लान को डिकी बर्ट प्लान भी कहा जाता है। और वह एक पुस्तक में जो है माउंटबेटन को सपनों का राजकुमार कहा गया है। माउंटबेटन को सपनों का राजकुमार कहा गया है। और जब माउंटबेटन भारत आता है तो माउंटबेटन ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। द्विराष्ट्र के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन जब माउंटबेटन ने भारत के लोगों से जब वो मिलता है तो गांधी जी ने कहा कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा। और वहीं पर जो वो सरदार पटेल से मिलता है तो सरदार पटेल ने कहा कि कटा फटा ही सही, लेकिन हमें स्वस्थ भारत चाहिए। और इसी तरीके जवाहरलाल नेहरू का भी विचार था कि हमें जो है स्वस्थ और सुदृढ़ भारत चाहिए। इस तरीके जब विरोधाभास उसने भारत में सुना तब जो है वह फिर जो है ब्रिटेन चला जाता है और वहाँ से जो है एक प्लान बनाकर लाता है। उसी प्लान को जो है माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। और उस प्लान का पहला जो नियम था या शर्तें थी, तो उसका पहला जो शर्त थी उसने कहा कि संविधान सभा, माउंटबेटन ने कहा कि संविधान सभा अपना कार्य करती रहेगी। सबसे पहले उसने बात कहा, क्योंकि अब असमंजस की स्थिति आ गई थी कि अब संविधान बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले उसने क्लियर कर दिया माउंटबेटन ने कि संविधान सभा कार्य करती रहेगी। जिस क्षेत्र के लोग नहीं चाहेंगे, जिस क्षेत्र के लोग नहीं चाहेंगे उस क्षेत्र का संविधान नहीं बनेगा। उसने कहा कि संविधान सभा का कार्य चलता रहेगा, जिस क्षेत्र के लोग नहीं चाहेंगे वहाँ संविधान सभा का निर्माण नहीं होगा। पहले उसने स्पष्ट कर दिया और इसीलिए हमारा संविधान जल्दी से बन गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, नहीं तो और टाइम लग जाता। फिर जो है उसने दूसरा पॉइंट दिया कि देसी रियासतें तय करें कि उन्हें किधर जाना है, क्योंकि माउंटबेटन को जब वो भारत भ्रमण किया तभी उसको लग गया था कि भारत का विभाजन होकर रहेगा। इसीलिए उसने कहा कि देसी रियासतें किधर जाएंगी, वह निर्णय उसने देसी रियासतों के नरेशों पर छोड़ दिया कि वो रियासतों के राजा क्या चाहते हैं, वह भारतीय संघ में जाना चाहते हैं या पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वह उनके ऊपर डिपेंड करता है। और यह जो उसने रियासतों के राजाओं पर छोड़ दिया, यह भारत के लिए दुर्भाग्य सिद्ध हुआ, विष के समान सिद्ध हुआ। वही कारण है कि आज भारत जो है जम्मू कश्मीर के मामले में हमेशा जो है कितना दुख झेलना पड़ रहा है भारत को। भले भारत का अभिन्न क्षेत्र जम्मू कश्मीर बन गया, फिर भी जो है कुछ मामलों में अभी पूर्ण रूप से स्थिरता
नहीं आ पाई है। फिर जो है उसने कहा कि जो ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र हैं उसमें और देसी रियासतों के जो क्षेत्र हैं उसमें कहा कि जहाँ जहाँ मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर जनमत संग्रह होगा, और जनमत संग्रह 2 क्षेत्र में हुआ था। अच्छा, ये बात आप ध्यान दे लें, पूर्वी पाकिस्तान और भारत का पूर्वी क्षेत्र और भारत का पश्चिमी क्षेत्र, इन्हीं दोनों क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी। यहाँ पर मुस्लिम बहुमत के रूप में थे। एक तो आपका बंगाल प्रांत था, एक आपका असम का सिलहट का क्षेत्र था, और इधर आपका जो है पश्चिमी भारत में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का क्षेत्र, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत का पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी। इसीलिए जो है सिलहट और जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का क्षेत्र, यहाँ पर रेफरेंडम अर्थात जनमत संग्रह कराया गया, और माउंटबेटन ने कहा कि वहाँ पर जनता द्वारा पूछा जाएगा कि वो कहाँ भारतीय संघ में जाना चाहती या जो मुस्लिमों के लिए राष्ट्र बनेगा वहाँ जाना चाहती। इसके तहत जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जहाँ पर एक राष्ट्रवादी नेता थे, ग्रेट पेट्रियट थे, खान अब्दुल गफ्फार खां, वहाँ पर जो है जनमत संग्रह के तहत वहाँ की जनता पाकिस्तान में चली गई। तब जो है खान अब्दुल गफ्फार खां ने कांग्रेस के लोगों को बहुत कड़े वचन कहे थे और कहा था कि हमको जो है भूखे भेड़ियों के सामने परोस दिया गया, और यह कांग्रेस के लिए बहुत दुख होगा और हमारे लिए भी बहुत दुख की घड़ी का समय है। सिलहट का क्षेत्र, वहाँ पर भी जनमत संग्रह हुआ और वह क्षेत्र जो है वो चला गया बांग्लादेश में, और सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, बंगाल प्रांत, यहाँ तीनों जो है सिंध का जो क्षेत्र था वहाँ पर वहाँ की विधानसभा में पर छोड़ दिया गया कि वहाँ पर विधानसभा जहाँ मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है या हिंदू जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ के विधायक गण अलग अलग मीटिंग करें और जिस क्षेत्र की जिसका बहुमत ज़्यादा होगा वो उस आधार पर काम करें। अर्थात वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में जाएं, और अगर भारत के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो भारत के साथ आएं। इसी तरीके पंजाब प्रांत की बात जो है वह पंजाब विधानसभा पर छोड़ दिया गया, उनके विधायकों पर, कि वो जो है 2 तरीके की मीटिंग कर। एक तो जहां मुस्लिम संख्या ज़्यादा हैं उधर के विधायक अपनी अलग मीटिंग करें, फिर हिंदू जनसंख्या ज़्यादा हैं उस साइड के लोग अपने साइड अपनी तरफ मीटिंग करें, और फिर वोटिंग करें। जिसका पलड़ा भारी होगा, अगर मुस्लिम क्षेत्र अर्थात पाकिस्तान में जाना चाहते हैं उधर ज़्यादा वोट है तो पाकिस्तान में शामिल हों, और अगर हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं उधर संख्या ज़्यादा है तो हिंदुस्तान में शामिल हों। इसी तरीके बंगाल में के लोगों का भी छोड़ दिया गया बंगाल की विधानसभा पर कि बंगाल के जो 2 वर्ग है, अगर हिंदू वर्ग मुस्लिम वर्ग, और विधायक लोग जो है वहाँ पर मीटिंग करें, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी बहुमत जिधर होगा वो लोग उधर शामिल हों। और यह प्लान जो है हाँ, और फिर अगला पॉइंट आया कि अगर जो है भारत विभाजन की बात आ ही जाती है तो रेड क्लिफ को जो है रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमांकन किया जाएगा
सीमाओं का बंटवारा किया जाएगा, भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र का। फिर 8वां नंबर था डोमेनियन स्टेट। डोमेनियन स्टेट अंग्रेजों ने दिया नहीं गया था, बल्कि भारतीय लोगों ने मांगा था, इसलिए कि जब तक पूर्ण विभाजन नहीं हो जाता, एकदम से क्लियर नहीं हो जाता, तब तक जो है, जो कुछ मुस्लिम भारत में रहना चाहते हैं या कुछ हिंदू पाकिस्तान वाले क्षेत्र में रहना चाहते हैं, तो वो रहें और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और अंग्रेज भारतीयों को तभी सत्ता सौंपेंगे जब तक यहाँ पर शांति कायम नहीं हो जाती, यहाँ पर शांति कायम नहीं हो जाती। और इसके तहत डोमिनियन स्टेट की बात जब जो है सर्वदलीय सभा में की गई थी, तब कांग्रेस ने नहीं माना था, और यहाँ पर जो है बातें मान ली जाती हैं। और फिर जो है यह माउंटबेटन प्लान जो है, माउंटबेटन प्लान जिसने प्लान लाया था 3 जून 1947 को, वह 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा जाता है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब रखा जाता है, तब जो है 18 जुलाई 1947 को यह ब्रिटिश पार्लियामेंट इसको पास कर देती है, और यह एक अधिनियम बन जाता है। और इसी अधिनियम के तहत जो है भारत का विभाजन होता है, और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलती है। और जब ये आज़ादी मिलती है तो उस समय भारत में 14 अगस्त की रात को बहुत बड़े पैमाने पर बंगाल में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं, और उसमें नोआ खालिस्तान पर महात्मा गांधी जो है वहाँ पर एक चारपाई बिछाकर वो लेटे रहते हैं और मनाने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ एक पत्रकार जाता है, और पत्रकार ने कहा कि भारत को आज़ादी दिलाने में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो लाल किले की प्राचीर पर भारतीय तिरंगे को आप लहराएंगे। तो वो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, वहाँ से एक पत्ता गिरा, और उसमें महात्मा गांधी के आंसू गिरते हैं, और उसी पत्ते को गांधी जी ने उस पत्रकार को दिया और कहा कि यह पत्ता आप पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को दीजिएगा, और हमारी तरफ से भारत की आज़ादी की तरफ से हाथ जोड़िएगा। यह सब बातें उन्होंने कहा। इसका मतलब कि जब देश को आज़ादी मिलती है तो एक आँख से तो खुशी मिलती है, और दूसरी आँख में आंसू रहता है, और वो आंसू जो था वो भारत में सांप्रदायिक दंगे के रूप में था। आज इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।